Hello, my dear students, class 10th, CBSE, Geography, चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन और विकास, संसाधन एवं विकास, इन दोनों के बारे में आज बात करते हैं। हमारा पर्यावरण अगर हम देखें तो उसमें हर वस्तु जो उपलब्ध है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इसे बनाने के लिए हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, टेक्निकली अगर टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो एसेसिबल भी है, इकोनॉमिकली जो है वो फेंसिबल भी है और फीसिबल भी है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है। तो इसको हम नाम दे देते हैं रिसोर्सेस का, ठीक है ना। जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, ऐसी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को कहीं ना कहीं उन सभी वस्तुओं का हम जब देखते हैं तो ये सभी वस्तुएं जो है वो उनका रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है और उनकी जो प्रकृति होती है या प्रौद्योगिकी और संस्थानों के पास प्रक्रियात्मक संबंध में निहित पाई जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है? बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। तो बहुत सारे लोगों की तरह हमने देखा है कि हम सब जो है ना वो अन्य लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, है ना। हम सभी जानते हैं ना, फ्री गिफ्ट है हमको नेचर के द्वारा मिला हुआ, यही हम मानते हैं। और पर कुछ नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं समझते हैं। ऐसा है तो नहीं वास्तव में, क्योंकि हमें प्रकृति ने दिया तो है परंतु उनका भी यूज़ हमें बहुत सही तरीके से करना होता है। तो संसाधन जो है ना वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। अब बहुत सारे संसाधन हैं हमारे पास जो मानव ने तैयार किए हैं। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन बींग्स themselves आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। मानव स्वयं संसाधन का एक हिस्सा है। हाँ, मानव संसाधन नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होता है ना। तो बस इसी तरीके से तो दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम। वो क्या करते हैं? मानव क्या करता है? मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको संसाधनों में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है और क्या करता है फिर उनको यूज़ करना शुरू कर देता है ना। तो दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। हाँ, तो इनको हम अलग अलग भागों में किस तरीके से बांट सकते हैं देखते हैं। तो हम ये जो चीज़ें हैं ना, इन सभी चीज़ों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। तो कौन कौन से संसाधन होते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक, जैव और अजैव। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी यानी समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के स्तर के आधार पर। 4 प्रकार के हैं इसके अंदर और वो कौन कौन सी हैं? वो हैं पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स, यानी कि संभावी संसाधन, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो 4 हो गए ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संसाधन कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहले वाले रिसोर्सेज पे चलते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहला संसाधन जो होता है हमारा वो है उत्पत्ति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर। तो 2 प्रकार के मैंने बताया आपको,
तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पहला वाला बायोटिक और दूसरा वाला एबायोटिक, इनके बीच में डिफरेंस भी आता है कभी कभी। तो बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो जो जैव संसाधन होते हैं, इन संसाधनों की जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है, जीवमंडल से होती है, और इनमें जीवन व्याप्त होता है, इनके अंदर जीवन होता है। कौन कौन, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock etc. दूसरा वाला बात करते हैं अजैव संसाधन, एबायोटिक रिसोर्सेस। ये वे सारे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। ऑल दीज थिंग्स विच आर composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals, मान लो उदाहरण मानते हैं इसके चट्टानें और धातुएं। सेकेंड पॉइंट, समाप्यता के आधार पर संसाधन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर भी दो प्रकार के संसाधन होते हैं, कौन कौन से, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। तो अब नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा दोबारा से नवीकृत करके या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। द रिसोर्सेज विच कैन बी रेनोवेट और रिप्रोड्यूस्ड बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रेन्यूएबल और रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। तो इन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। एग्जाम्पल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत और प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। चलिए सेकंड वाले में चलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी कि दीज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। These resources take millions of years in their formation. इसे बनने में क्या हुआ, इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। Some of the resources like metals and recyclable, and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. कुछ संसाधन ऐसे हैं जो पुनः चक्रीय हैं, जिन्हें पुनः चक्र कर सकते हैं, दोबारा बन जाते हैं। पर कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, इसे बनने में समय लगता है। एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो एक बार के प्रयोग के बाद ही वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। हमने पेट्रोल यूज़ किया तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर थोड़ी जल्दी आएगा आपके लिए, इतनी जल्दी बनेगा। तो इस प्रकार के संसाधन होते हैं। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, तीसरा वाला, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन मैंने 4 प्रकार के बताए आपको, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड। 4, तो सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन के बारे में, वो संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। निजी व्यक्ति माने किसी खास एक व्यक्ति के हाथों में। बहुत से किसानों के पास क्या होता है, सरकार के द्वारा आवंटित भूमि होती है, सरकार ने ज़मीनें दी होती हैं उस व्यक्ति के नाम पर। इसके बदले में वे सरकार को क्या करते हैं, लगान चुकाते हैं। हाँ, तो दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाई गवर्नमेंट against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership but there are many who are landless. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गांव में जिनके ज़मीन के मालिक खुद होते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या होते हैं, बिल्कुल भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोगों के पास क्या होता है, भूखंड होते हैं, छोटे छोटे भूखंड, घर होते हैं, अन्य जायदाद होती है उनके पास, उसके मालिक होते हैं वो स्वयं। बाग, चरागाह, तालाब, कुओं
इन सब का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी भी चीज़ें हैं। चलिए इसके अगले वाले संसाधन पर चलते हैं हम और बात करते हैं। अगर हम बात करें तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सेकंड टाइप के संसाधन जो कि ओनरशिप में होते हैं, कम्युनिटी ओन्ड। अब कम्युनिटी समझते हैं ना, कम्युनिटी क्या होता है? समुदाय हैं वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। हाँ, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। जैसे विलेज कॉमन्स। अब विलेज के लोग हैं, गांव की भूमि है। अब गांव की भूमि ऐसी कौन सी होगी जो सबके शामिल में होगी? वो होगी चारण भूमि। चारण माने जहाँ चरागाह होते हैं, जानवर चर सकते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स कहते हैं उनको। शमशान भूमि जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, ब्यूरल ग्राउंड्स जिनको हम बोलते हैं। तालाब सभी की, विलेज का पॉन्ड है, सबकी प्रॉपर्टी है वो। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, है ना। खेल के मैदान, यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए ये उपलब्ध होते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं अब इसी के, उसको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज यानी राष्ट्रीय संसाधन। अभी जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, अगर देखा जाए तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय कहे जाते हैं। रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो कहता है देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अग्रहित कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है। तो इस प्रकार के संसाधन भी होते हैं। आपने देखा होगा सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं, है ना। देखा है ना, रोड्स, कैनाल, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन fields owned by some individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land, all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, यानी कि 19.2 किलोमीटर from the coast, termed as territorial power. Water and territorial water and resources therein belong to the nation. तो हमने देखा है कि शहरी विकास प्राधिकरण जो होते हैं, सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, 12 समुद्री मील तक, तो ये महासागरीय क्षेत्र, इसमें पाए जाने वाले सारे संसाधन कैसे संसाधन होते हैं? राष्ट्र की संपदा कहलाए जाते हैं, इसीलिए वो नेशनल रिसोर्सेज कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे अलग हटकर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यानी एक देश का अधिकार कहाँ तक होता है? 200 किलोमीटर ओशनिक रिसोर्सेज तक होता है, उसके बाद नहीं, है ना। तो द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन, ओपन ओशियन कहलाता है वो। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो 200 समुद्री मील के बाद का जो खुले महासागर का क्षेत्र होता है ना, उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना हम उपयोग नहीं कर सकते। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति लेनी पड़ती है, तब उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला संभावी संसाधन, ये वो संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। रिसोर्सेस विच
आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, उन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया। अब जैसे कौन कौन से जिन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया, भारत का अगर पश्चिमी भाग देखा जाए, विशेषकर राजस्थान और गुजरात, वहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, परंतु उसका अभी तक सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया है। मालूम है ना, राजस्थान और गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। सेकंड में चलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेस। डेवलप्ड रिसोर्सेस क्या होते हैं? विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। रिसोर्सेस विच आर सर्वेड, सर्वे तो हो चुका है, उनकी क्वालिटी एंड उनकी क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेस कहलाते हैं। थर्ड, स्टॉक यानी कि भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, इस भंडार में शामिल होते हैं। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। भाई ह्यूमन नीड्स की तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके पोटेंशियल को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दीज। पर ह्यूमन बींग्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको सही तरीके से करने की। आर इंक्लूडेड एमंग स्टॉक, ये है स्टॉक के अंदर आता है। उदाहरण के लिए लेते हैं एग्जांपल, वाटर क्या है, पानी क्या है, जल क्या है, एक कंपाउंड है, किस चीज़ का कंपाउंड है, दो इनफ्लेमेबल गैसेस होती हैं उनका कंपाउंड है ये। कौन कौन से इनफ्लेमेबल गैसेस? हाँ, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, है ना। तो दो गैसें होती हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन्हीं का तो यौगिक है ये। तो अब विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन ऊर्जा का बहुत मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज दैम। हमें ये नहीं पता है कैसे करें यूज, यही परेशानी है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, रिजर्व्स यानी कि संचित कोष। रिजर्व क्या है? रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। संचित कोष ये संसाधन भंडार का ही तो एक हिस्सा कहलाता है। अभी बताया ना, स्टॉक उसी का एक हिस्सा है ये। इन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता के प्रयोग से में लाया जा सकता है। अगर हमें टेक्नोलॉजिकल ज्ञान हो तो हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। अब आवश्यकता की पूर्ति का मतलब, रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हमें मालूम है नदी का जो पानी होता है उसका काम किसके लिए करते हैं हम लोग? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए करते हैं। भाई लाइट पैदा करने के लिए तो किया जाता है, बट प्रेजेंटली, लेकिन पर वर्तमान समय में इसका उपयोग बहुत कम पैमाने पर हो रहा है, सीमित पैमाने पर हो रहा है। इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। Thus, the water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future। हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार के बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं हमारे। ये है हमारा रिजर्व्स। इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। थोड़ा सा दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, फिर समझिएगा। कोई पॉइंट अगर आपको समझ में ना आए तो मैं ये समझता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू एवरीवन।